गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आपके आईएससी बोर्ड के लीगल स्टडीज के सिलेबस के हम अगले टॉपिक यानी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये टॉपिक कवर करेंगे। और उसके साथ साथ इसी क्लास में आखिर में हम कुछ इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स, कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स ये कवर करेंगे। सबसे पहले बच्चों, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, किस चीज का ट्रांसफर? प्रॉपर्टी का ट्रांसफर। ठीक है। एक और बात, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 इज एप्लीकेबल, ये एक्ट लगेगा किस टाइप की प्रॉपर्टी पे? इज एप्लीकेबल ओनली ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये बात याद रखेंगे। सबसे पहली चीज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बेटा केवल और केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। ठीक है, किस टाइप की प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सर मूवेबल प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर करेंगे? मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या होगा सिस्टम फिर, है ना? अभी मूवेबल और इमूवेबल की डेफिनेशन बताऊंगा तुमको। अभी हिंदी में बस इतना समझो, इमूवेबल ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव नहीं हो सकती, और मूवेबल ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव हो सकती है। जैसे घर मूव नहीं हो सकता, इमूवेबल। लैंड मूव नहीं हो सकता, इमूवेबल। मोबाइल फोन मूव हो सकता है, मूवेबल। शुगर केन मूव हो सकता है, मूवेबल। शुगर मूव हो सकता है, मूवेबल। ये किससे गवर्न होगा बेटा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। और भी कुछ लॉज हैं। ठीक है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी उधर देखी जाएगी। अभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट किस पे लगेगा? केवल जल्दी बोल दीजिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। एक बात समझ में आई। अब दूसरी बात समझिए। ट्रांसफर जो यहां बोला जा रहा है बच्चों, ट्रांसफर हेयर मीन्स इंटरवीवॉस ट्रांसफर। इंटरवीवॉस ट्रांसफर का क्या मतलब है? मतलब है कि यहां पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं, वो ट्रांसफर प्रॉपर्टी का इंटरवीवॉस ही होना चाहिए। मतलब ड्यूरिंग लाइफ, जिंदा रहते समय आदमी अपनी इच्छा से प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, तभी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लग पाएगा। क्या बोला? इंटरवीवॉस मतलब ड्यूरिंग लाइफ। पहली बात, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी पे लगता है, सर समझ गए। दूसरी बात, ट्रांसफर यहां पर केवल इंटरवीवॉस होगा, ड्यूरिंग लाइफ। अब आपको समझाने के लिए एक चीज समझिए, ट्रांसफर प्रॉपर्टी का कैसे कैसे हो सकता है, समझिए समझाने के लिए। बाय लॉ हो सकता है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज हो सकता है। अब समझिए, सर बाय लॉ कैसे ट्रांसफर होगी प्रॉपर्टी? बाय लॉ कैसे होगी ट्रांसफर प्रॉपर्टी? तो बेटा आपको मालूम है, सक्सेशन। तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी में या तुम्हारे दादाजी की प्रॉपर्टी में तुम्हारा हिस्सा है? तुम कहोगे सर बिल्कुल हिस्सा है। तो तुम्हारे पिताजी के बाद या तुम्हारे दादाजी के पास वो प्रॉपर्टी तुमको मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी। तो इसके लिए कुछ दादाजी को या पिताजी को करने की जरूरत नहीं है, उनके बाद ऑटोमेटिकली आपको मिलेगी। तो आपको ट्रांसफर बाय लॉ हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये लॉ है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, एक एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट। और मुस्लिम लोगों के लिए कुरान का लॉ चलता है, जो भी लॉ चलता हो। आपको ट्रांसफर प्रॉपर्टी का आपके पापा के जाने के बाद अपने आप हो जाएगा, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यह है ट्रांसफर बाय लॉ। इसका एग्जांपल क्या है? सक्सेशन। आपने सक्सीड की प्रॉपर्टी, लॉ की वजह से ट्रांसफर हो गया अपने आप, आपने कुछ किया नहीं, पापा ने आपको दिया नहीं, वो हो ही गया आपका अपने आप, लॉजिकली आपका था। अब एक्ट ऑफ पार्टीज, ट्रांसफर जब पार्टीज खुद करें, ट्रांसफर जब पार्टीज खुद करें, मकान बेचना खरीदना ये सब। अब देखो ये भी दो तरीके से हो सकता है। एक है टेस्टामेंट्री, अभी बताता हूं क्या मतलब है इसका, बस बेटा लैंग्वेज फैंसी है कुछ नहीं है। और दूसरा है क्या? इंटरवीवोस, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वाला है। ये क्या है? टेस्टामेंट्री कुछ नहीं है, तुमने बहुत बार सुना है, विल, वसीहत,
विल आप मरने के पहले लिख के जाते हैं, मरने के काफी पहले आप लिख दिया कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी इनको दे देना, एक्स वाई जेड, मेरे बच्चों को दे देना, या मेरे बच्चों को मत देना, इनको दे देना, किसी को भी दे देना। वो होता है टेस्टामेंट्री ट्रांसफर, आपके मरने के बाद वो ट्रांसफर होगा, और किया आप ही ने, इसलिए भाई एक्ट ऑफ पार्टीज, आपके एक्ट की वजह से ट्रांसफर हो रहा है, आप पहले विल बना के गए हो। तो इसकी भी बात ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं की जाएगी, ना ये वाला ट्रांसफर है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, ना ये वाला ट्रांसफर है। इसके लिए इंडियन विल्स एक्ट है, एक अलग एक्ट है विल के लिए, इसके लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट और दोबारा दूसरे एक्ट है। ये वाला ट्रांसफर पार्टीज के जिंदा होते समय, इंटर वीवॉस का मतलब होता है, जैसा मैंने अभी बताया, ड्यूरिंग लाइफ टाइम, जब तक आप जिंदा थे। तो इंटर वीवॉस ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज इज कवर्ड अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब पूरी कहानी पहले बताओ, समझ में आई? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफर क्या हो रहा है, क्या मतलब है ट्रांसफर का, ठीक है? कौन सा ट्रांसफर, किस चीज का ट्रांसफर? केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर। अब अगली चीज पे आओ, अगर ट्रांसफर केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो रहा है तो कहीं पर इमूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन भी तो करना पड़ेगा ना। तो सेक्शन 3 हमें डिफाइन करता है क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, सेक्शन 3 हमें क्या डिफाइन करता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, एक और बात, सेक्शन 3 हमें इमूवेबल प्रॉपर्टी तो बताता है बट पूरी डेफिनेशन नहीं देता। सेक्शन 3 क्लॉज 26 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट, ये हमें देता है डेफिनेशन इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी इज एनी प्रॉपर्टी दैट इज लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, यानी कि जमीन से कोई भी फायदा पहुंच रहा है तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जैसे तुम्हारे पास एक तालाब है तो उस तालाब में मछली पकड़ने का राइट, वो भी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट है। बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू लैंड, जो चीजें जमीन में अटैच्ड हैं वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे पेड़, फल के पेड़। अच्छा, पेड़ में टिम्बर नहीं आएगा, टिम्बर वो पेड़ होता है जिसको काटोगे तुम, क्या बनाने के लिए? फर्नीचर बनाने के लिए या लकड़ी का कुछ भी बनाने के लिए। तो जब उसका पर्पस ही काटना है, बड़ा होके उसको काट ही दिया जाएगा, तो उसको इमूवेबल नहीं मानेंगे। लेकिन बाकी कोई भी चीज अगर अटैच्ड है, अटैच्ड टू लैंड, एनीथिंग अटैच्ड टू लैंड, तो उसको भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। जैसे ये इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बता रहा हूं, लैंड, बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, एनीथिंग अटैच्ड टू लैंड। एनीथिंग अटैच्ड टू लैंड में दीवार भी तो आती है, दीवार अटैच्ड ही तो है लैंड से, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। दीवार भी, पिलर है, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। और क्या? एनीथिंग परमानेंटली फास्टेंड, एनीथिंग परमानेंटली fastened to something attached to land। ये चार चीजें क्या हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी। लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, समझ में आता है। बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, जमीन से कोई भी फायदा, जैसे राइट ऑफ फिशरी, मछली पकड़ने का अधिकार, ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अटैच्ड टू लैंड, जैसे दीवार, पेड़, फ्रूट के पेड़, टिम्बर मत कहना, ठीक है, वो भी अटैच्ड है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। एनीथिंग परमानेंटली फास्टेंड टू समथिंग अटैच्ड टू लैंड का क्या मतलब है? देखो, एनीथिंग अटैच्ड टू लैंड में दीवार आ गई, ठीक है सर, आ गई। दीवार में विंडो पेन लगी है, मान लो, क्या लगी है? विंडो पेन। तो विंडो पेन इज समथिंग दैट इज परमानेंटली फैशन्ड टू समथिंग दैट इज अटैच्ड टू लैंड। विंडो पेन परमानेंटली लगी हुई है किसी ऐसी चीज में जो चीज ऑलरेडी अटैच्ड है लैंड से। तो अटैच्ड क्या है लैंड से? दीवार। और दीवार में क्या अटैच्ड है? विंडो पेन। तो विंडो पेन भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा, ठीक है, विंडो पेन भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आ जाएगा। अच्छा, अब आगे बढ़िए, अब आगे बढ़िए, देखिए सेक्शन
6 हमें कहता है व्हाट में बी ट्रांसफर्ड। सेक्शन 6 हमें बताता है कि क्या क्या ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन सेक्शन 6 नेगेटिवली वर्डेड है। कैसे है? नेगेटिवली वर्डेड है। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूं नेगेटिवली वर्डेड होने का क्या मतलब होता है। सेक्शन 6 में यह लिखा हुआ है कि व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, कि क्या ट्रांसफर किया जा सकता है, बट पता है सेक्शन 6 में वो चीजें लिखी हुई हैं जो ट्रांसफर नहीं की जा सकती हैं। तो उन चीजों को छोड़ के बाकी कुछ भी ट्रांसफर किया जा सकता है, ये मतलब है सेक्शन 6 का। पहला, mere chance of an heir succeeding। पहली चीज जो नहीं ट्रांसफर की जा सकती वो क्या है? mere chance of an heir succeeding to an estate। इसका मतलब अभी समझाता हूं, केवल फैंसी लैंग्वेज है, कुछ है नहीं। देखो, तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी है, ठीक है सर है, तो तुम क्या अपने पापा की प्रॉपर्टी अभी से बेच सकते हो ये सोचकर कि फ्यूचर में तो तुम्हारी ही हो जाएगी? समझो, अभी तो पापा की है ना, अभी नहीं बेच सकते ना। तो इसका मतलब ही यही है कि आप क्या नहीं बेच सकते? एक चांस अपना नहीं बेच सकते कि आप सक्सीड करेंगे वो प्रॉपर्टी फ्यूचर में। आप ये चांस नहीं, चांस पे नहीं ट्रांसफर कर सकते। मियर चांस ऑफ एन एयर अपेरेंट सक्सीडिंग टू एन एस्टेट नहीं हो सकता, इसको कहते हैं स्पेक सक्सेशन, ये अलाउड नहीं है। आप अभी से ऐसी चीज के लिए ट्रांसफर का अग्रीमेंट नहीं बना सकते जो चीज अभी आपके पास है नहीं, आएगी फ्यूचर में, और मान के चलते 100% आएगी, तब भी आप अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी आई है नहीं। ठीक है, अगला, मियर राइट ऑफ री एंट्री। अभी लिख दे रहा हूं, फिर अभी इकट्ठे समझाऊंगा कि मेयर राइट ऑफ री एंट्री का एग्जैक्ट मतलब क्या है। ठीक है, ईजमेंट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। ठीक है, ठीक है, इतना लिख लिया होगा आपने। एक सेकेंड, ऑडियो, हाँ ठीक है। देखिए, मियर राइट ऑफ री एंट्री क्या है? आपने किसी को जमीन लीज पे दी, काहे पे दी? लीज पे दी। लीज का मतलब समझते हो? मैं अपनी जमीन तुम्हें कुछ समय के लिए दे रहा हूं, उस पर खेती करने के लिए, मुझे महीने का पैसा देना। गिरवी नहीं कहेंगे, रेंट पे दी, रेंट पे दी। जब रेंट का पीरियड खत्म हो जाएगा तो तुम वापस घुसोगे और अपनी जमीन लोगे, तो कह सकते हैं कि तुम री एंट्री लोगे अपनी जमीन में। अब जमीन वापस, पोजेशन तुम्हारे पास आ जाएगा। ओनर तो तुम थे ही, तुम ओनर थे, ओनरशिप तुम्हारी थी, तुमने पोजेशन, उसको यूज करने का राइट थोड़े टाइम के लिए किसी और को दिया, फिर जब वो टाइम खत्म हो गया तो तुम वापस घुस के अपनी प्रॉपर्टी लोगे। तो यही होता है राइट ऑफ री एंट्री। तो आप अपना ये राइट री एंट्री का किसी को नहीं बेच सकते, ये नहीं ट्रांसफर कर सकते आप कि प्रॉपर्टी ए की है, ए ने बोल दिया सी को कि तुम जाके बी से ले लेना प्रॉपर्टी, तुम घुस जाना वापस, नहीं, ये नहीं ट्रांसफर कर सकते। जिसकी है वही री एंट्री लेगा। ठीक है, ईजमेंट राइट अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। ईजमेंट का राइट क्या होता है बेटा? एक ऐसा राइट जो आपकी प्रॉपर्टी में नहीं है, मतलब एक ऐसा राइट जो आपको दिया जा रहा है किसी प्रॉपर्टी में, पर वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है। समझिए, ईजमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि आपका खेत है, यहां से ब्लॉक हो गया, यहां से ब्लॉक हो गया, यहां से ब्लॉक हो गया है। एंट्री केवल यहां से मिल सकती है, यहां पे सड़क जा रही है, हाईवे जा रहा है। आपके खेत के पैसे पहले किसी और का खेत है, ये रहा।
अब अपने खेत पे जाने के लिए आपको उसके खेत से होकर के जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। ये आपका राइट ऑफ ईजमेंट है। आपका राइट कि आप उसके खेत से होकर के जा सकते हैं, ये आपका राइट है जो आपको किसी और की प्रॉपर्टी में दिया जा रहा है, इसी को बोला जाता है ईजमेंट। तो ईजमेंट का राइट नहीं ट्रांसफर किया जा सकता अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। सर डोमिनेंट हेरिटेज क्या है? ये खेत अपना आप ट्रांसफर कर दीजिए तो ये राइट भी ईजमेंट का ट्रांसफर हो गया। बिना खेत ट्रांसफर किए, ये है डोमिनेंट हेरिटेज, बिना खेत ट्रांसफर किए ईजमेंट नहीं ट्रांसफर होगा। तो यही यहां पर लिखा हुआ है, और राइट ऑफ ईजमेंट को नहीं ट्रांसफर किया जा सकता अपार्ट फ्रॉम डोमिनेंट हेरिटेज। अगर डोमिनेंट हेरिटेज भी ट्रांसफर कर रहे हैं तब तो ईजमेंट हो जाएगा, वरना नहीं होगा। राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस, आपको मेंटेनेंस मिलने वाली है। आप अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई हैं, आप अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई हैं, आपको क्या मिलेगा? मेंटेनेंस मिलेगा। आपके हस्बैंड को आपको पैसा देना पड़ेगा। आप ये राइट किसी और को नहीं बेच सकती कि आपने अपनी दोस्त को कह दिया कि जाओ तुम इससे निकलवा लेना, मैं तुम्हें ट्रांसफर करती हूं ये राइट, ये नहीं ट्रांसफर हो सकता। ठीक है। उसके बाद अ मियर राइट टू स्यू, मियर राइट टू स्यू। ठीक है। किसी के ऊपर केस करने का राइट है आपके पास। कोई आया आपकी प्रॉपर्टी पे, कोई नुकसान उसने कर दिया, अब आपके पास ये राइट है कि आप उसके ऊपर केस कर पाए क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी को उसने डिस्ट्रॉय किया। अब आप ये राइट अपना केस कर पाने का किसी और को नहीं ट्रांसफर कर सकते कि मेरे बिहाफ पे तुम केस कर दो, ये नहीं हो सकता। तो बेटा ये कुछ चीजें थी जो चीजें प्रोहिबिटेड हैं ट्रांसफर करने से। क्या है? प्रोहिबिटेड है। ठीक है, इन चीजों का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब दो डॉक्ट्रीन देखेंगे, डॉक्ट्रीन ऑफ इलेक्शन और डॉक्ट्रीन ऑफ लिस पेंडेंस। अच्छा, ये बताने के पहले पहले एक चीज समझो, ट्रांसफर कौन कर सकता है? ट्रांसफर हु कैन ट्रांसफर अगर पूछूं, अभी तक तो बताया कि किस टाइप के ट्रांसफर नहीं हो सकते। ठीक है, ट्रांसफर क्या होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। अब पूछ रहा हूं कि हु कैन ट्रांसफर, कौन कर सकता है। तो एक बात याद रखिएगा, कोई भी आदमी हु इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, याद है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी आदमी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लायक है, कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, हु इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो वो ट्रांसफर भी कर सकता है। और फिर मैं आपसे पूछूं कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन बना सकता है, तो एक तो वो मेजर होना चाहिए यानी कि 18 साल से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा साउंड माइंड का होना चाहिए यानी कि उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम, कोई ट्रॉमा, कोई डिजीज ये ना हो, साउंड माइंड है ना, माइंड से ठीक हो वो, मेंटल प्रॉब्लम कोई ना हो उसे। तो कौन ट्रांसफर कर सकता है? जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है? जो मेजर हो और जो साउंड माइंड का हो। अब आइए डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन और डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस, इसके लिए मेरे पास आपके लिए ये रही डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। रीड मारते हैं, देखिए पहले हिंदी में समझिए। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन बड़ी सिंपल सी चीज है, फायदा ले रहे हो तो नुकसान भी लेना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? फायदा ले रहे हो तो नुकसान भी लेना पड़ेगा, कोई एक चीज नहीं चूज कर सकते कि केवल फायदा लूंगा नुकसान नहीं लूंगा। मैंने आपको कहा कि मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा, लेकिन आपको उसके बदले अपनी प्रॉपर्टी में अपना घर सी को बेचना पड़ेगा। तो अगर 50 लाख चाहिए तो सी को बेचो, 50 लाख ले लो और सी को ना बेचो, ये नहीं हो सकता। बस यही है। अब इसको बढ़ा चढ़ा के लिखो, देखो डॉक्ट्रिन ऑफ, ये सब बताओ, इलेक्शन मीन्स अ चॉइस बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव और कंफ्लिक्टिंग राइट्स। दो राइट्स हैं आपके, उनके बीच में आपको चूज करना है। ग्रांटिंग टू राइट्स इन सच अ वे दैट वन इज हायर देन द अदर, यू कैन चूज ईदर ऑफ देम। यू कैनॉट हैव बोथ, दोनों नहीं मिल सकता आपको। ठीक है। The applicant cannot use both. The recipient must choose between two inconsistencies or alternative rights. Basically, it means that the person taking the benefit should also bear the burden. ये लाइन याद रखिएगा, the person taking the benefit should also bear the burden. जिसने फायदा उठाया है उसे नुकसान भी उठाना पड़ेगा। The person
टेकिंग द बेनिफिट शैल ऑल्सो टेक द बर्डन, बोझ भी लेना पड़ेगा। ठीक है, दिस प्रिंसिपल वॉज डिराइव्ड फ्रॉम इक्विटी प्रिंसिपल where a person cannot retain all the benefits of a transaction, thus he cannot keep the property and get benefits still। ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है बेटा, ये किससे आई है? डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन किससे आई है? फ्रॉम, इट इज अ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन is a principle of equity। फिर आप पूछेंगे सर इक्विटी क्या है? फेयरनेस, फेयरनेस, फेयर हो सारी चीजें। भाई फायदा ले रहे हो तो नुकसान भी लो। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, मैंने जो भी दिया, ए प्रोमिसेस टू गिव बी 50 लाख, ए ने कहा बी से मैं 50 लाख दूंगा, बट ओनली ऑन वन कंडीशन दैट ही विल सेल हिज हाउस टू सी। लेकिन तभी जब बी अपना घर सी को बेचेगा। अब बी के पास इलेक्शन करने का राइट है। अगर वो ए का ऑफर लेता है, इफ ही टेक्स एज ऑफर, ही विल हैव टू गिव हिज हाउस टू सी। ऑन द अदर हैंड इफ ही डजंट, ही वोंट गेट 50 लाख ऑल्सो, हेंस ही हैज टू मेक एन इलेक्शन ऑन व्हाट टू चूज। अब उसको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये उसकी कुछ शर्तें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बेसिक चीजें सारी बता दी। ठीक है, हाँ अब एक बार देख लीजिए, एक केस हुआ था धनपति वर्सेस देवी प्रसाद एंड अदर्स का। उसमें डिटरमाइन किया था दैट बिफोर इलेक्शन फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। ठीक है, अ पर्सन हैविंग नो राइट टू ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी, he must transfer some benefit to the owner of the property as part of the same transaction. The owner must either elect to confirm the transfer or to dissent from it। ये तीन शर्तें हैं कि पर्सन जिसका राइट है नहीं, having no right to ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी, he must have transferred some benefit on the owner of the property as part of the same transaction। the owner must elect either to confirm, elect करना पड़ेगा कि लेना है ट्रांसफर, कंफर्म करना है ट्रांसफर, या डिसेंट करना है या नहीं लेना है। अच्छा एक और चीज, हु डज नॉट हैव टू इलेक्ट, किसको इलेक्शन नहीं करना पड़ेगा डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में? जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है उस ट्रांजैक्शन से, उसको इलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। पर्सन हु इनडायरेक्टली डिराइव्स बेनिफिट फ्रॉम द ट्रांजैक्शन, जो बंदा इनडायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखिए, ए प्रोमिसेस टू गिव बी 1000 इफ हिज सन बाई सीज हाउस फॉर 1200। ए ने कहा बी से कि वो तुम्हें, ए प्रोमिसेस टू गिव बी 1000, 1000 रुपए देगा ए बी को। अगर बी का लड़का सी का घर खरीद लेगा तो अब ए का जो नाउ ए सन डजंट हैव टू इलेक्ट, एज इट इज बी हु विल हैव टू मेक द डिसीजन ऑन व्हाट टू डू। ठीक है, अब आइए डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। लिस पेंडेंस है सेक्शन, अच्छा सेक्शन नंबर उसका 35 है, इलेक्शन का सेक्शन नंबर क्या है? 35, सेक्शन 35। ठीक है, अब आ जाइए डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। सर इसका क्या मतलब है? पहली बात तो सेक्शन 52, ठीक है, देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर किसी प्रॉपर्टी पे केस चल रहा है तो वो प्रॉपर्टी आप बेच नहीं सकते। मान लो दो लोगों के बीच में प्रॉपर्टी चल रही है, का डिस्प्यूट चल रहा है ए और बी के बीच में कि प्रॉपर्टी है किसकी। उस प्रॉपर्टी पे तब ए का कब्जा था, दोनों ए और बी कोर्ट गए, अब केस चल रहा है कोर्ट में, तब तक ए क्या ये नहीं कर सकता कि प्रॉपर्टी बी को ना मिले इसलिए किसी और को बेच दे, सी को बेच दे? कर सकता है, या डिस्ट्रॉय कर दे प्रॉपर्टी, कुछ कर दे, ट्रांसफर कर दे जिसकी वजह से ना मिल पाए। तो ये रोकने के लिए बनाया गया डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस सेक्शन 52। ठीक है, ड्यूरिंग पेंडेंसी इन एनी कोर्ट हैविंग अथॉरिटी विद इन द लिमिट्स ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर और एस्टैब्लिश बियॉन्ड सच, ये सब हटा दीजिए, ये सब नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, द प्रॉपर्टी कैनॉट बी ट्रांसफर्ड और अदरवाइज डेल्ट विथ by any party to the suit or proceedings so as to affect the rights of any other party thereto under any decree or order
which may be made therein except under the authority of the court and on such terms as it may impose. The doctrine of lis pendens, the doctrine of lis pendens is expressed in the well-known maxim pendente lite nihil innovatur, which means during pendency of any suit regarding title of property, any new interest in respect of property should not be created. हाँ, ये बात याद रखिए, ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ सूट कोई नया इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में नहीं बनाया जा सकता। जैसे मान लो ए और बी के बीच में केस चल रहा है कि प्रॉपर्टी है किसकी, और तब तक उस प्रॉपर्टी पे पोजेशन कब्जा ए का था, तब तक ये जो है ए भाई सी को बेच दें, तो अब सी का भी इंटरेस्ट आ गया ना प्रॉपर्टी में, तो कोई नया इंटरेस्ट नहीं पैदा किया जा सकता प्रॉपर्टी में जब तक केस चल रहा है, जब तक लिटिगेशन चल रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए, बाकी खुद रीड कर लिए, बहुत आसान है। ये सब मेजर आइडिया लिखा है जबरदस्ती आंसर लंबा करने के लिए, वो तो आप कर ही लेंगे खुद से। हाँ, बस ये देख लीजिए पॉइंट वाइज फॉर्मेट में, ताकि आपको आंसर लिखने में आसानी रहे। क्या क्या शर्तें हैं, कब कब डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस लगेगा? देयर मस्ट बी पेंडेंसी ऑफ अ सूट और प्रोसीडिंग, मतलब चल रहा हो केस या प्रोसीडिंग। सूट और प्रोसीडिंग मस्ट बी पेंडिंग इन अ कंपीटेंट कोर्ट, किसी अच्छी कोर्ट में, कंपीटेंट कोर्ट में चल रहा हो। द सूट और प्रोसीडिंग मस्ट नॉट बी कल्यूसिव, जो केस हुआ है वो कल्यूसिव, साठ घाट से ना हुआ हो कि ए और बी आपस में कुछ प्लान बना के गए थे केस करने ताकि प्रॉपर्टी ना बेची जा सके, इसलिए वजह से ना हुआ हो। ठीक है, द राइट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी डायरेक्टली एंड स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन इन दैट सूट और प्रोसीडिंग। उस सूट में जो चल रहा है उसमें क्या टॉपिक होना चाहिए कि प्रॉपर्टी है किसकी, तब लगेगा लीज पेंडेंस। हमें यार दो लोगों के बीच में केस चल रहा है और केस प्रॉपर्टी का है ही नहीं, तब थोड़ी मना किया जा रहा है कि मत बेचो। वो जो केस चल रहा है वो प्रॉपर्टी को ही लेके होना चाहिए, डायरेक्टली और स्पेसिफिकली क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट मस्ट बी ट्रांसफर और अदरवाइज डील्ड विद, और वो प्रॉपर्टी आपने बेच दी किसी को जब तक केस चल रहा है। द एलियनेशन मस्ट अफेक्ट द राइट ऑफ अदर पार्टी, इससे दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंच गया, जब केस चल रहा था तब आपने बेच दी जिसकी वजह से दूसरी पार्टी को कुछ नुकसान पहुंच गया, क्योंकि ये चाहता था, बी चाहता था ना कि ये प्रॉपर्टी उसकी हो जाए, लेकिन ए ने तब तक बेच दी। तो जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तब लगेगा डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस, और इस ट्रांसफर को हम कैंसिल डिक्लेयर करा पाएंगे। क्या फायदा होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस से कि सर अगर किसी ने मान लो केस चलते समय प्रॉपर्टी निकाल दी धीमे से, किसी और को बेच दी, तो उस ट्रांसफर को हम नेगेटिव, नल, वॉइड, कैंसिल, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन और डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस यहां पर हमने कर लिया। अब थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट लीगल मैक्सिम्स की तरफ ध्यान आपका ले जाना चाहता हूं। सबसे पहले एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, ये क्रिमिनल लॉ का बहुत बेहद इंपॉर्टेंट, एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। एन एक्ट डज नॉट मेक अ पर्सन गिल्टी अनलेस अकंपनीड बाय अ गिल्टी माइंड। An act does not make anyone guilty unless there is a guilty mind. केवल कोई हरकत करने से मैं जिम्मेदार नहीं बन जाऊंगा जब तक मैंने उस हरकत के पीछे मेरा इरादा गलत ना रहा हो। एमिकस क्यूरे, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, एमिकस क्यूरे, एमिकेबल शब्द सुने हो, एमिकेबल मतलब दोस्ती, भाईचारे में, तो एमिकस मतलब फ्रेंड, क्यूरे कोर्ट, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, ये एक बंदा होता है जिसको कोर्ट बुलाती है कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन लेने के लिए। पर्सन नॉट पार्टी टू द प्रोसीडिंग बट परमिटेड बाय कोर्ट टू सेट आउट लीगल आर्ग्यूमेंट और फर्निश इंफॉर्मेशन। जो एमिकस क्यूरे होता है वो कोई वकील ही होता है, या वकील नहीं भी हो सकता है, कोई ऐसा बंदा होता है जिसको कोर्ट बुलाती है, उसका केस नहीं होता है, वो पार्टी नहीं होता है केस का, उसको कोर्ट बुलाती है कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए या फिर कोई लीगल आर्ग्यूमेंट सुनने के लिए। ऑर्डी अल्टरम पार्टम, नेचुरल लॉ का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, क्या? ऑर्डी अल्टरम पार्टम, हेयर द अदर साइड, सामने वाले को सुनो। क्यों सुनो? लिसन टू द अदर साइड। अरे यार किसी के ऊपर तुमने केस कर दिया, इल्जाम लगा दिया कि अरे ये चोर है, तो क्या सीधे उसको तुरंत जेल में डाल दें? अरे उसका पूछो पहले कहां था, पहले साबित तो करो। ऑर्डी अल्टरम पार्टम, हेयर द, लिसन टू द अदर साइड। ठीक है, कंसेंसस एड इडम, कंसेंसस एड इडम, कॉन्ट्रैक्ट लॉ का बेहद इंपॉर्टेंट मैक्सिम। इसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड। इसका मतलब होता है अग्रीइंग
टू द सेम थिंग इन सेम सेंस। हमने तुमसे कहा हमको घोड़ा खरीदना है तुम्हारा, तुमने कहा बहुत बढ़िया घोड़ा खरीद लो मेरा। तो क्या कंसेंट हो गई? नहीं हुई। पूछो क्यों नहीं हुई? अरे सामने वाले के पास 4 घोड़े थे, सफेद काला पीला भूरा, कौन सा घोड़ा? तो जो चीज कही जा रही है, अग्रीइंग टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस, उसको वैसे ही एग्री करिए। आपका दिमाग मिला नहीं, मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुआ। घोड़े वाले एग्जाम्पल में आप समझ रहे थे सफेद घोड़ा, वो समझ रहा था काला घोड़ा। ठीक है, तो कंसेंसस एड इडम का सिंपल मतलब है मीटिंग ऑफ माइंड्स, जिसका मतलब है अग्रीइंग टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। बोनाफाइड यानी कि गुड फेथ। गुड फेथ, तुम किसी की भलाई के लिए कोई काम करो, पैसे के लिए मत करो, किसी की भलाई के लिए कोई काम करो। बढ़िया आदमी हो तुम, अच्छाई के लिए काम करो, चैंपियन हो तुम कैसे आदमी हो? तुम्हारे एक्शन कैसे हैं? बोनाफाइड। कैसे? बोनाफाइड, BONAFIDE। और इसका उल्टा करो, तुम 1 नंबर के चोरकट आदमी हो, 1 नंबर खराब आदमी हो, तुम्हारे सारे इरादे गलत हैं, तो क्या कहोगे? मैलाफाइड, बैड फेथ। बैड फेथ, मैलाफाइड बैड फेथ, बोनाफाइड गुड फेथ। एक और बात समझो, कैसे याद रहेगा सर? मैल, MAL, कहीं पर भी किसी भी वर्ड के सामने लगा हुआ देखो, समझ जाओ नेगेटिव है। जैसे मैल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब खराब एडमिनिस्ट्रेशन। मैल न्यूट्रिशन, सुना है? मैल न्यूट्रिशन, MAL फिर न्यूट्रिशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सुना है? मैल न्यूट्रिशन मतलब खराब न्यूट्रिशन। मैलेवलेंट, ठीक है, तो ये हो गया क्या? मैलाफाइड बैड फेथ, बोनाफाइड गुड फेथ। ठीक है, बेनेवलेंट सुने होगे, मैलेवलेंट का उल्टा बेनेवोलेंट मतलब अच्छा आदमी, बढ़िया आदमी। बेनेवोलेंट किंग मतलब बढ़िया किंग, और मैलेवलेंट मतलब खराब किंग। ठीक है, तो बोनाफाइड हो गया। इंपॉर्टेंट वाले देख रहे हैं कब? अभी केवल, बाकी मिल जाएगा तुमको। कैविएट एम्प्टोर, जागो ग्राहक जागो। क्या बोला? कैविएट, कैविएट एम्प्टोर, लिटरल मीनिंग बायर बिवेयर, मतलब ग्राहक सावधान। काय को सावधान? क्योंकि कोई भी सामान खरीदो तो देख परख के खरीदो, बेचने वाले की जिम्मेदारी नहीं रहेगी, तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। बायर बिवेयर, कैविएट एम्प्टोर, जागो ग्राहक जागो। आप गए पेन खरीदने, खरीद लिया पेन, घर आ गए, लिखने बैठे, चला ही नहीं पेन, ले लेगा दुकान वाला वापस? नहीं लेगा। मतलब लीगली तो, मतलब बढ़िया आदमी है तो ले ले, लीगली आप उसको कभी कोर्ट में केस कर दें कि ये नहीं, कोर्ट भी मना कर देगी आपको। क्यों भाई? आपने क्यों नहीं चेक किया पेन? हाँ, ऐसी चीज के लिए नहीं करेगी जो आप चेक ही नहीं कर सकते थे। गए फोन खरीदने, अंदर कोई दिक्कत थी, स्विच ऑफ स्विच ऑन करके देखा था तो सही लग रहा था सब, घर गए तो अंदर कोई दिक्कत थी, ओवर हीट होता था, फट गया। अब इसके लिए नहीं आपको मना किया जाएगा, इसके लिए तो आप केस कर पाएंगे, लेकिन अपना सामान हमेशा चेक करके लें। क्यों? कैविएट एम्प्टोर, लेट द बायर बीवेयर, सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, बेचने वाला जिम्मेदार नहीं है, बायर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चॉइस ही मेड। आपने जो चॉइस बनाई उसके लिए आप खुद लायबल हैं। डोली इन कपैक्स, क्या बोला? डोली इन कपैक्स। आपको मालूम है कि इंडियन पीनल कोड में 7 साल के नीचे का बच्चा कभी कोई क्राइम कर ही नहीं सकता। मतलब वो कर भी दे तब भी उसको क्राइम नहीं बोला जाएगा, उसको कोई सजा नहीं होगी।
तो डोली इनकैपेक्स का मतलब इनकेपेबल, इनकेपेबल कहेगा, इनकेपेबल ऑफ डूइंग हार्म। कोई नुकसान आप पहुंचा ही नहीं सकते, डोली इनकैपेक्स। लेस देन 7 इयर्स के बच्चे को कभी जेल नहीं होगी, क्राइम में कभी नहीं जाया जाएगा। क्यों? उसको क्या बोला जाएगा? डोली इनकैपेक्स, इनकेपेबल ऑफ डूइंग हार्म। वो बंदा कर ही नहीं सकता कोई गलत चीज। अरे बच्चा है ना, उसके मन में इंटेंशन ही नहीं आ पाई, और क्राइम के लिए इंटेंशन जरूरी है। वो तो बेचारा मस्ती में गया, उसने गोली मार दी, उसको लगा ये खिलौना है, मर गया आदमी सामने वाला, उसको अभी भी लग रहा है मजाक चल रहा है, बच्चा है ना 7 साल का। ठीक है, अगला, डे मिनिमिस नॉन क्यूराट लेक्स। डे मिनिमिस नॉन क्यूराट लेक्स। लॉ डज नॉट, एक बार एग्जैक्ट देख लूं, लॉ इज नॉट कंसर्न्ड विथ स्मॉल थिंग्स। हाँ, लॉ इज नॉट कंसर्न्ड विथ स्मॉल थिंग्स। आप गए सड़क पे चल रहे थे, सामने से आदमी आ रहा था, ठोकर लग गई आपके, आपकी ईगो हर्ट हो गई, तो क्या केस कर दोगे उस पे? नहीं करोगे। क्यों? डे मिनिमिस नॉन क्यूराट लेक्स। लॉ छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देता। लॉ डज नॉट कंसर्न इटसेल्फ विथ स्मॉल थिंग्स। सिंपल। ये आपको मिल जाएगी, ठीक है, पूरी पीडीएफ, और ये हैंड रिटन है। इसके अलावा आपको वैसे मिल जाएगी पीडीएफ फॉर्मेट में आपके एग्जाम के पहले पहले। ठीक है, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस, नॉन एक्सकुजाट। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये तो सबको मालूम है। आप कोर्ट में गए, आपके ऊपर केस लगा है किसी को गोली से मार देने का, आपने कहा कि जज साहब हमको पता ही नहीं था कि किसी का मर्डर करना इलीगल है, तो क्या जज कहेगा बहुत बढ़िया बेटा, कोई बात नहीं, अगली बार से मत मारना? ऐसा नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजाट। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंस ऑफ लॉ, आपको लॉ नहीं पता, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। लॉ पता होना चाहिए, मतलब लॉ खुद मान के चल रहा है कि सबको लॉ पता होना चाहिए। वरना तुम सोचो क्या क्या, किसको क्या क्या करते रहेंगे, फिर हर आदमी क्राइम करके यही बोलेगा सर मुझे पता ही नहीं था ये क्राइम है, तो किसी को सजा ही नहीं दे पाओगे। समझ रहे हो? इसलिए ये सब बनाया जाता है, मैक्सिम वगैरह। डैमनम सिने इंजूरिया और इंजूरिया सिने डैमनम। डैमनम, ये टॉर्ट लॉ की चीजें हैं। डैमनम टॉर्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट। सिने इंजूरिया, इंजूरिया सिने डैमनम। डैमेज विदाउट इंजरी, इंजरी विदाउट डैमेज। डैमेज विदाउट इंजरी, इंजरी विदाउट डैमेज। अब समझो, दो स्कूल हैं, मतलब एक एक ढाबा था, ये ढाबा है, यहां से सड़क जा रही है, दूर दूर तक केवल यही ढाबा था। यहां लोग खूब आते थे, बहुत भीड़ थी, खाना भी बढ़िया था, बहुत चला। इसके सड़क के ठीक सामने एक दूसरे आदमी ने ढाबा खोल लिया।
इसके कस्टमर कम हो गए, इसके कस्टमर ओरिजिनल वाले के कम हो गए, तो क्या इसको डैमेज पहुंचा? पहुंचा, कस्टमर कम हो गए, लेकिन इंजरी नहीं पहुंची। इंजरी किस चीज को नहीं पहुंची? उसके लीगल राइट को, उसका कोई राइट नहीं उसने तोड़ा। जैसे तुम अगर कभी पब्लिक प्लेस पे सिगरेट फूको, पब्लिक प्लेस पे सिगरेट फूको, तो जो नहीं फूकते हैं सिगरेट उनको भी तो इंजरी, डैमेज और इंजरी दोनों पहुंचा रहे हो। उनका लीगल राइट भी है, ये लॉ है ये कि आप पब्लिक प्लेस पे नहीं फूक सकते, और डैमेज भी पहुंचा रहे हो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एक सड़क है, उसके बगल में यहां पे एक ढाबा है, भाई मस्त ढाबा अपना चला रहे हैं, खूब चल रहा है, सामने एक दूसरा ढाबा खोल लिया, इनके कस्टमर कम हो गए, तो इनको डैमेज तो पहुंचा बट कोई लीगल इंजरी नहीं पहुंची। इंजोरिटी लिख दिया है मैंने, कोई लीगल इंजरी नहीं पहुंची। लीगल इंजरी समझ रहे हो? कोई इनका राइट थोड़ी तोड़ा है, कोई राइट थोड़ी तोड़ा है। क्या इनका राइट था क्या कि केवल ढाबा यही चला सकते थे? नहीं। अब इसका उल्टा देखो, इंजरी पहुंचाई, लीगल इंजरी पहुंचाई, उनका राइट तोड़ा, लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ। कैसे? एक आदमी था, उसको वोट देने जाना था, उसको एक बंदे को वोट देना था, वोट जाने ही नहीं दिया। क्यों? बाहर से कुंडी मार दी, बाहर से कुंडी मार दी, उसको वोट ही नहीं देने दिया। बाद में यह पता चला कि वो आदमी जिसको वोट देना चाहता था जीता वही, वो वोट भले ही ना दे पाया हो बट जीता वही जिसको वो चाहता था। तो कोई रियल डैमेज पहुंचा? नहीं, विदाउट डैमेज। लेकिन इंजरी तो पहुंची ना, आपने उसका राइट टू वोट छीन लिया। उसका राइट था, उसका अधिकार था कि वो वोट दे पाए, बट आपने उसकी इंजरी पहुंचा दी। इंजरी थी लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ। इंजरी मतलब कैसी है यहां पर? लीगल बेटा, लीगल। लीगल इंजरी पहुंची लेकिन डैमेज नहीं पहुंचा, और डैमनम सिने इंजरी मतलब डैमेज पहुंचा लेकिन लीगल इंजरी नहीं दी। अब आपको बाकी सारे जितने भी हैं आपको या तो हम अगली क्लासेस में कर लेंगे या तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच बेटा ये क्लास देखने के लिए।